नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने लगाया केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप, इलेक्शन कमीशन पर भी उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय बलों का व्यापक दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद चुनाव आयोग एक मुखदर्शक बना हुआ है, जबकि कई जगहों पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो टीएमसी मतदाताओं को खुलेआम डराने और एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन को गति देने की तैयारी, राकेश टिकैत बोले तिजोरियों में बंद हो जाएगी रोटी, इसलिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। अब गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा किसानों को जुटाने की कोशिश में राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर हापुड़ के किसान नगाड़ा बजाकर संघर्ष तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। देश भर में पंचायत करने वाले राकेश टिकैत दिसंबर के बाद पहली बार हापुड़ में पंचायत करने पहुंचे तो बग्गी पर बैठाकर किसानों ने स्वागत किया। अपने संबोधन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब मीडिया को भी खरीदा जा रहा है, जिससे खबर छनकर आ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के गोदामों को तोड़ना पड़ेगा। आलू के 2 रुपये किलो रेट और वहीं गोदाम में बंद होता है तो अब 40 रुपये में बिकता है। तब गोदाम में माल भरा जाएगा, तब ये महंगा बाजार में बिकेगा, ऐसे में उपभोक्ता भी मरेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 25,000 ट्रैक्टर हैं, लेकिन मीडिया दिखाता नहीं है। जो खबर दिखाएगा तो पर्चा दर्ज होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हिंसा करने वाले हिफाजत इस्लाम पर भड़की हसीना अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हिंसा करने वाले कट्टरपंथियों को कड़ी फटकार लगाई है। हसीना ने 2 टूक शब्दों में उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि वे आग से खेल रहे हैं और यदि बाज नहीं आए तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हिफाजत इस्लाम नामक संगठन ने पूरे 3 दिनों तक हिंसक गतिविधियों का अंजाम दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। आपको बता दें दोस्तों, शेख हसीना ने सोमवार को हिफाजत इस्लाम को निशाना बनाते हुए कहा कि सरकार उग्रवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस्लाम के नाम पर किसी पर हमला करना ठीक नहीं है। संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि क्या हिफाजत इस्लाम से जुड़े लोग भारत स्थित देवबंद पढ़ने नहीं जाते? यदि ऐसा है तो आपको भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा का विरोध करने का अधिकार किसने दिया? आप जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो सरकार सारा इंतजाम करती है, लेकिन इसके बावजूद आप विरोध कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी की पसंदीदा सांसद आदर्श ग्राम योजना के बुरे हाल, ग्राम पंचायतों को गोद लेने को लेकर सांसद उदासीन। जी हां दोस्तों, देश के गांवों के विकास के लिए लॉन्च की गई भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना अधर में लटकती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की पसंदीदा इस योजना के तहत हर साल सांसदों को अपने इलाके में विकास के लिए एक ग्राम पंचायत को चुनना होता है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 781 सांसदों में से सिर्फ 96 सांसद यानी कि महज 12.29% ने ग्राम पंचायतों को चुना है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंगलवार को ग्रामीण विकास मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने इसके क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों का जायजा लिया। योजना के तहत हर सांसद को हर साल विकास के लिए एक ग्राम पंचायत चुनना होता है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक योजना के 5वें चरण के दौरान 2020-21 में लोकसभा के 545 सांसदों में से सिर्फ 81 सांसदों ने ग्राम पंचायत को चुना, जबकि राज्यसभा के 236 में से सिर्फ 16 ने अपने इलाके में विकास के लिए ग्राम पंचायतों को चुना, यानी महज 6.7%। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के कोरोना अपडेट्स। तो दोस्तों एक दिन में मिले 96,982 नए मामले,
436 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 96,982 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,26,86,049 हो गई है। 446 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,65,547 तक पहुंच गई है। देश में 7,88,223 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अब तक 1,17,32,279 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में कुल 8,31,10,926 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इससे पहले भारत में सोमवार को अभी तक के सर्वाधिक 1,03,558 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन की उम्र सीमा घटाने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना मामलों और टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारें लगातार वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देने की मांग कर रही है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वैक्सीनेशन उनके लिए नहीं है जो टीका लगवाना चाहते हैं, बल्कि उनका मकसद लोगों की जान बचाना है और पहले ऐसे लोगों को टीका दिया जाएगा जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में किराएदारों और मकान मालिकों के लिए जारी हुए नए नियम, सिर्फ 5% ही बढ़ा सकेंगे किराया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले झगड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश 2021 को लागू करने का फैसला किया गया है और इस बिल को राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद अब कोई भी मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकेगा। इस अध्यादेश में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। विवाद होने पर उनके निपटारे की भी व्यवस्था की गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए एग्रीमेंट में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश सरकार का गेस्ट टीचरों को तोहफा, प्रति कक्षा मिलेंगे 1,500 रुपए। जी हां दोस्तों, बिहार के सभी विद्यालयों और कॉलेजों में अतिथि तथा अंशकालीन शिक्षकों को प्रति कक्षा 1,500 रुपए मिलेंगे। एक महीने में अधिकतम 50,000 तक इन्हें भुगतान किया जा सकेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इनका मानदेय बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है। अब तक इन शिक्षकों को प्रति कक्षा 1,000 और महीने में अधिकतम 25,000 रुपए मिलते थे। विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में गठित कमेटी 11 महीनों के लिए इनका चयन करती है। कार्य संतोषप्रद रहा तो फिर 11 महीनों के लिए इनकी सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय सेना में की जाएगी 1 लाख सैनिकों की कटौती, सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना खुद को ज्यादा आधुनिक और ज्यादा कारगर बनाने की तैयारी में है। भारतीय सेना में अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी और उससे होने वाली बचत का इस्तेमाल सेना को नई तकनीक देने के लिए किया जाएगा। अभी भारतीय सेना में लगभग 14 लाख सैनिक हैं और ये संख्या बल में केवल चीन से पीछे है। अब इसमें उन सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी जो सीधे सैनिक कार्यवाही में भाग नहीं लेते बल्कि सर्विस मैकेनिक जैसे काम करते हैं। इससे सरहद पर तैनात सैनिकों को बेहतर हथियार और नए उपकरण मिल पाएंगे। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने अपनी राय रखते हुए बताया है कि अब सेना तकनीक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके के युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जस्टिस एन.वी. रमन्ना होंगे अगले सीजेआई, राष्ट्रपति ने नियुक्ति को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, जस्टिस एन.वी. रमन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रमन्ना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एन.वी. रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक इस शीर्ष पद पर बने रहेंगे। वह 24 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले महीने सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस एन.वी. रमन्ना के नाम की अनुशंसा की थी। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना को अपना उत्तराधिकारी और देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश का पत्र सरकार को भेजा था। परंपरा के मुताबिक जस्टिस बोबड़े ने विधि और न्यायालय मंत्रालयों की चिट्ठी लिखी है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रशिया यूक्रेन सीमा विवाद से वर्ल्ड वार का खतरा, महज 1 महीने में छिड़ सकती है जंग। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव से विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 1 महीने के भीतर दुनिया को कोरोना संकट के बीच भीषण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। रूस ने हाल ही में विवादित सीमा पर अपने 4000 सैनिकों को भेजा है। रूसी सेना के इस बड़े मूवमेंट में जहां यूरोप हाई अलर्ट पर है, वहीं विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपीआई पेमेंट हो गया फेल तो बैंक हर रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई। देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कामकाज नहीं हुआ। उस दिन कुछ बैंकों के यूपीआई और आईएमपीएस ट्रांजैक्शन फेल हुई। ऐसे में ग्राहकों के पैसे भी फंस गए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और तय समय पर बैंक उसे वापस अकाउंट में ना करे तो आपको क्या करना है। द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट में कहा है कि 1 अप्रैल की शाम तक ज्यादातर बैंक सामान्य हो गए थे। ग्राहकों को अबाधित आईएमपीएस और यूपीआई सर्विसेज मिलने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि उन्हें ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद पैसा वापस नहीं मिला है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अक्टूबर 2019 की गाइडलाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे आपकी मुश्किल हल हो सकती है। इस सर्कुलर के तहत पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर एक समय सीमा तय की गई है। अगर इस समय सीमा के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं हुआ तो बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होगा। सर्कुलर के मुताबिक समय सीमा खत्म होने के बाद 100 रुपए रोजाना के हिसाब से मुआवजा देना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान ऊपरी हिमालय के साथ पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के साथ साथ उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान, धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है। दिल्ली में आंधी आ सकती है। वहीं धूल भरी आंधी के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। केरल, तमिलनाडु के तटीय भागों, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। हीट वेव राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $63 प्रति बैरल तक फिसल गया। इससे उम्मीद जागने लगी है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसका इशारा दे चुके हैं। हालांकि आज लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 90 रुपए 56 पैसे, वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 245 रुपए महंगा होकर 45,421 रुपए पर पहुंचा सोना। चांदी भी 64,546 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच सोना और चांदी एक बार फिर महंगा होने लगा है। सोना 245 रुपए महंगा होकर 45,421 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 1,054 रुपए बढ़कर 64,546 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को भी सोना 257 और चांदी 809 रुपए महंगा हुई थी। इस महीने बीते 2 दिन में ही सोना 504 रुपए महंगा हुआ है। सोमवार से पहले सोना 44,919 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 45,421 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 1863 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रिकेटर न होते आईएसआईएस के आतंकी बन जाते मोइन अली। तस्लीमा नसरीन की टिप्पणी पर छिड़ा विवाद। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली के एक वीडियो को लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह वह खिलाड़ी न होते तो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े होते।
उनके इस ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और लोग इसे नफरत फैलाने वाला करार दे रहे हैं। यहां तक कि इंग्लैंड की टीम ने भी मोइन अली का बचाव करते हुए तलिस्मा नसरीन पर हमला बोला है। आईपीएल के 14वें सीजन का हिस्सा बनने जा रहे मोइन अली को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के चलते तलिस्मा नसरीन बुरी तरह घिर गई है। हालांकि आलोचना के बाद अब उन्होंने सफाई देते हुए एक ट्वीट किया है। तस्लीमा नसरीन ने लिखा है कि नफरती लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोइन अली पर मेरा ट्वीट मजाकिया अंदाज में किया गया था, लेकिन उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए इसे मुद्दा बना लिया क्योंकि मैं मुस्लिम समाज को सेकुलर बनाने की कोशिश करती हूँ और कट्टरता का विरोध करती हूँ। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि महिलाओं के समर्थक वामपंथी भी महिला विरोधी इस्लामिक लोगों का समर्थन करते हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मोइन अली ने चेन्नई सुपर किंग्स टीम से उनकी टी शर्ट से शराब के विज्ञापन के लोगों को हटाने की अपील की थी और उनका कहना था कि ये लोगो उनकी आस्था के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान का दौरा करेंगे सरगेई लावरोव। 9 साल में किसी रूसी विदेश मंत्री की पहली यात्रा। जी हां दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर देश के शीर्ष नेतृत्व और सेना प्रमुख के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लावरोव की यात्रा 9 साल में किसी रूसी विदेश मंत्री द्वारा की जाने वाली देश की पहली यात्रा होगी और वह उनका स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे जाएंगे। लावरोव ने 2012 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। कुरैशी ने एक वीडियो बयान में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। पाकिस्तान की उनकी यात्रा से पता चलता है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध एक नए मोड़ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश उत्तर दक्षिण गैस पाइपलाइन परियोजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो काफी समय से चर्चा में है। उन्होंने कहा कि कराची में पाकिस्तान स्टील मिल रूस की मदद से स्थापित की गई थी और उसे मौजूदा वित्तीय संकट से बाहर निकालने का एक मौका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 22,000 रुपए से कम में लॉन्च हुआ 16 घंटे चलने वाला एचपी का नया लैपटॉप। जी हां दोस्तों, कोरोना के चलते सब काम घर से हो रहे हैं, जिस वजह से भारत में लैपटॉप की मांग बढ़ गई है। महंगे लैपटॉप की जगह इस समय किफ़ायती कीमत वाले लैपटॉप ने ले ली है। इसकी कड़ी में एचपी ने एक शानदार लैपटॉप एचपी क्रोमबुक 11A को लॉन्च किया है। इस शानदार लैपटॉप में मीडियाटेक MT8183 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस लैपटॉप की खासियत इसमें मौजूद दमदार बैटरी और प्रोसेसर है। आपको बता दें दोस्तों, एचपी का यह नया लैपटॉप क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस डिवाइस में गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है। इस लैपटॉप में 11.6 इंच का HD IPS टच डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1366 × 768 पिक्सल है। इसके साथ ही यह लैपटॉप मीडियाटेक MT8183 ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस है। HP क्रोमबुक 11A में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है, जिससे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं बात करें इस लैपटॉप की वजन की तो दोस्तों इस लैपटॉप में मात्र 1.05 किलोग्राम है और यह 37 WHR लियोनिल पॉलीमर बैटरी से लैस है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।